हे एवरीवन, नमस्कार। आज इस वीडियो में हम इक्विवेलेंट का कंसेप्ट पढ़ेंगे। देखिए क्या है ये कंसेप्ट। व्हाट इज इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट क्या होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है केमिस्ट्री में, और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो देखिए भाई, इक्विवेलेंट या आप इसको बोल सकते हैं इक्विवेलेंट एक्चुअल में ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट एक ही बात है। ओके, क्या होता है ये सुनिए। उससे पहले इसका इस्तेमाल कहां होता है ये देखिए। देखिए एक कंसंट्रेशन टर्म है नॉर्मेलिटी, जिसको हम डिफाइन करते हैं। नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट। क्या भाई? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या आप कह सकते हैं इक्विवेलेंट बाई में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट है, इस कंसंट्रेशन टर्म को हम कहते हैं नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी यूनिट हो जाती है ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, अगर हम लीटर में ले रहे हैं। ये क्या आपका ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। ओके, अब जो आपका इक्विवेलेंट या हम ग्राम इक्विवेलेंट कह रहे हैं, ये क्या होता है सुनिएगा। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होता है मॉलिक्यूलर वेट, या आप कह सकते हैं वेट, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्चुअल में क्या होता है, मास ऑफ द गिवन सब्सटेंस यहां पे लेके चलते हैं भी क्या, वेट यानी कि मास। अब वो कितना मास किसी सब्सटेंस का गिवन है। जैसे मैं कह दूं आपको 90 ग्राम पानी दिया गया है, तो जो 90 ग्राम है दैट इज वेट कह देते हैं हम केमिस्ट्री में, या एक्चुअली मास। 90 ग्राम क्या है, वाटर का मास है, कि वाटर का द्रव्यमान इतना है। इसी को केमिस्ट्री में हालांकि हम वेट भी बोल देते हैं। तो मास ऑफ गिवन सब्सटेंस यानी कि वेट कह सकते हैं, और साथ बाई में इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास नहीं, इक्विवेलेंट वेट। तो ध्यान दीजिएगा, वेट बाई में इक्विवेलेंट वेट, इसी को कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये वेट क्या हो गया ग्राम में, और इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया फिर से इक्विवेलेंट में। तो क्या आ गया भाई, ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट क्या कहलाता है, ग्राम इक्विवेलेंट। अब ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ये सुनिएगा ध्यान से, या इक्विवेलेंट मास। मास और वेट केमिस्ट्री में इक्विवेलेंट है, ये भी ध्यान दीजिए। ओके, ठीक है। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, देखिए, दिस इज मोलर मास बाई में एक फैक्टर होता है जिसे हम कहते हैं वैलेंसी फैक्टर। ऑल्सो ये फैक्टर आपका कहलाता है, और इसको आप कह सकते हो एन फैक्टर। तो जब आप मोलर मास को वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर से भाग कर दें, तो आपका इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास आ जाता है। ठीक है, आपको चाहिए नॉर्मेलिटी के लिए ग्राम इक्विवेलेंट, या आप कह सकते हैं इक्विवेलेंट। कैसे आएगा भाई, वेट को भाग करेंगे आप इक्विवेलेंट वेट से, तब आएगा। ठीक है, ओके ना। अब मोलर मास बाई में वैलेंसी फैक्टर, ये क्या निकल जाएगा आपका इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अब समझिए भाई, ये वैलेंसी फैक्टर क्या होता है। तो ये आपका एक ऐसा फैक्टर है जो आप एलिमेंट का, एसिड का, बेस का, किसी आयन का, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का और किसी रिड्यूसिंग एजेंट का बताते हैं। ठीक है, एक पार्टिकुलर फैक्टर होता है
जो रिएक्शन के अंदर बेसिक कंसेप्ट्स इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान को लेकर होता है। ठीक है, कौन? वैलेंसी, मतलब वैलेंस सेल का। यानी इसी के कारण ये वो फैक्टर है जो ये बताता है कि रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट किया है, कितने इलेक्ट्रॉनों का लॉस हुआ है, कह सकते हो कितने इलेक्ट्रॉनों का गेन हुआ है। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर, और यही आपकी रिएक्शंस को चलाते हैं इलेक्ट्रॉन्स ही। तो सीधी सी बात हमें पता है जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे उतने गेन हुए होंगे भाई एक रिएक्शन के अंदर। तो जो आपका एक प्रकार से इक्विवेलेंट का कंसेप्ट है, इस फैक्टर के कारण वो स्पेसिफिक हो जाता है, और ये आपको इतनी हेल्प कर देता है कि जनरली जब मोल कंसेप्ट आप अप्लाई करते हैं तो आपको रिएक्शंस को बैलेंस करना होता है, अगर आप उसमें दो रिएक्टेंट्स या किसी भी प्रोडक्ट्स को कंपेयर करना चाहते हो। ठीक है, बट बैलेंस करना पड़ेगा, मोल कंसेप्ट इस्तेमाल कर रहे हो। पर जब आप इक्विवेलेंट कंसेप्ट इस्तेमाल कर रहे होते हो तो आपको किसी रिएक्शन को बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट आप इक्विवेलेंट से किसी भी रिएक्शन के जो अगर आप एक दूसरे को कंपेयर कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, वैलेंसी फैक्टर बता सकते हो। ठीक है, बस बशर्ते आपको वैलेंसी फैक्टर आना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक बात बताता हूं इन टर्म ऑफ ए रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी ये मिलके बना रहे हैं 3s। ठीक, इसमें ए आपका एक एलिमेंट है, बी आपका एक एलिमेंट है, सी आपका एक एलिमेंट है। ठीक, मैंने बोला इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए है, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी है, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट सी है। चाहे आपको पता हो या ना हो, कोई मैटर नहीं करता। ठीक, आप क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का लॉ होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कह सकते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। क्या? इक्विवेलेंट ऑफ ए। दोस्तों क्या भाई? इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर होंगे इक्विवेलेंट ऑफ बी। शॉर्टकट में लिखा हूं जल्दी, इक्विवेलेंट ऑफ बी बराबर होंगे इक्विवेलेंट ऑफ सी बराबर होंगे इक्विवेलेंट ऑफ एस। ये होता है आपका इक्विवेलेंट का लॉ ऑफ इक्विवेलेंट कहते हैं इसको। ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर होंगे रिएक्शन में इक्विवेलेंट ऑफ बी के, इक्विवेलेंट ऑफ सी के, और जो बराबर होंगे इक्विवेलेंट ऑफ एस। समाप्त। अब देखिए किसी भी रिएक्शन में इनको स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट की भी आवश्यकता नहीं है जब आप इक्विवेलेंट ले लेते हो तब। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेसिक और जबरदस्त कंसेप्ट है इक्विवेलेंट का। ठीक है, ऐसे कंपेयर कीजिएगा। अब बात आपके सामने, आप इक्विवेलेंट कैसे निकाल लेंगे? वो निकलेंगे आपके वेट से, वेट दे रखा हुआ, मोलर मास दे रखा और वैलेंसी फैक्टर से। तो पहले तो एक बार यहां पे कुछ रिलेट कीजिए। जो आपका इक्विवेलेंट वेट है, ध्यान दीजिएगा क्या हुआ बच्चों, जो आपका इक्विवेलेंट वेट है क्या हुआ? वेट W से लिख रहा हूं मैं, बाई में मोलर मास। ठीक है, मोलर मास है, इसके भाग में वैलेंसी फैक्टर तो ऊपर आएगा, क्या बन जाएगा? एन फैक्टर, या आप इसको वैलेंसी फैक्टर कह देते हैं। वैलेंसी फैक्टर ऊपर चला जाएगा, वेट बाई मोलर मास यहां पे था वैलेंसी फैक्टर, इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मोलर मास बाई वैलेंसी फैक्टर के, तो वैलेंसी फैक्टर ऊपर आ गया, या एन फैक्टर एक ही बात है। तो क्या बना आपके पास? वेट बाई मोलर मास इनटू में एन फैक्टर। वेट बाई मोलर मास को आप क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। ध्यान रखिएगा, जनरली हम सोल्यूट लेके चलते हैं, तो मैंने बोला वेट ऑफ बी, सोल्यूट को हम बी से दिखाते हैं, मोलर मास ऑफ बी इनटू में एन फैक्टर ऑफ बी के हो जाएंगे। ठीक है, जिसको भी ले रखा हो आपने, एलिमेंट है तो एलिमेंट, आयन है तो आयन, बेस है तो बेस, एसिड है तो एसिड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिड्यूसिंग एजेंट। कितने से चेंज होता है यही हम देखते हैं। तो वेट ऑफ सोल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये तो होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, या किसी की भी बोलते चाहे सोलवेंट ही क्यों ना, इनटू में एनएफ क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर। दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट, ये ध्यान रखिएगा। अब देख लीजिए इक्विवेलेंट ऑफ ए, सीधी सी बात, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इनटू में एन फैक्टर ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एन फैक्टर ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एन फैक्टर ऑफ सी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस एन फैक्टर ऑफ एस। आप आसानी से कंपेयर कर लें, किसी भी रिएक्शन में लिख के दे देता हूं आपको। क्या भाई, क्या कर सकते हैं यहां से आप कि आसानी से क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, इससे चलें तो इनटू में
एन फैक्टर बता रहा हूं किसका, एन फैक्टर ऑफ ए बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इंटू में एन फैक्टर ऑफ बी, बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी इंटू में एन फैक्टर ऑफ सी, बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस इंटू में एन फैक्टर ऑफ एस। तो दोस्तों आपको अगर एक के नंबर ऑफ मोल्स, देखिए कोई भी सीधी सी बात, अगर दो रिएक्टेंट आप कंपेयर कर लें, आपसे कंपेयर करवा ले, तो सीधी सी बात है भी दो के नंबर ऑफ मोल्स आपको दे दे, क्या पता एक वैलेंसी फैक्टर दिया होगा, एक आपको निकालना होगा, यही क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप आसानी से इक्विवेलेंट इस्तेमाल कर लेना जब भी आपको बैलेंसिंग न हो रही हो, ठीक है, ऐसे, ठीक। अब समझिए इक्विवेलेंट है क्या, बोले इक्विवेलेंट क्या कहता है, ये कह रहा है ये वो मास है एक प्रकार से, कौन सा, जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम के साथ जुड़े, 1.008 ग्राम कह देते हैं मास में हाइड्रोजन का मास, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 1 ग्राम, यानी जितना ही मास हाइड्रोजन के 1 ग्राम के साथ जुड़ेगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ जो जुड़ेगा, दैट इज व्हाट, सुनिएगा पहले, वो होता है आपका क्या, इक्विवेलेंट वेट, ध्यान रखना, वो इक्विवेलेंट वेट होता है, नॉट इक्विवेलेंट। ये तभी आएगा जब आप जो सब्सटेंस आपने लिया है उसके वेट को जितना लिया है इस इक्विवेलेंट वेट से भाग करेंगे। तो जो आपका 1 ग्राम हाइड्रोजन से जितना मास इस सब्सटेंस का जुड़ेगा दैट इज इक्विवेलेंट वेट, वही इक्विवेलेंट वेट है। इसी को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टर्म में बताएंगे कि 1 फैराडे पास करने पे जितना वेट डिपॉजिट होता है दैट इज ऑल्सो व्हाट, इक्विवेलेंट वेट, नोट इट वेरी केयरफुली। 1 फैराडे पास करने पे 96,500 ग्राम 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी आप पास करते हो, तो जितना मास डिपॉजिट होता है दैट इज व्हाट, इक्विवेलेंट वेट, वो क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है। अब चलिए भाई, अब आपसे पूछता हूं कुछ चीजें। इक्विवेलेंट वेट बताने के लिए आपको सीधी सी बात है मोलिक्यूलर मोलर मास तो आप बता ही देंगे, ठीक है, 1 मोल का मास। अब 1 मोल के मास में वो कुछ भी हो सकता है, 1 मोल का मास अगर आपसे पूछ ले एलिमेंट का, तो एलिमेंट के 1 मोल का मास ले लेना, मॉलिक्यूल बोल दे तो मॉलिक्यूल का हो जाएगा, एसिड बोल दे 1 मोल एसिड का मास हो जाएगा, बेस बोल दे तो 1 मोल बेस का मास हो जाएगा, आयन बोल दे 1 मोल आयन का मास हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मास हो जाएगा, ठीक है। अब 1 मोल को आप 1 मॉलिक्यूल से भी समझ सकते हैं, 1 मोल को आप 1 एटम से भी समझ सकते हैं, और 1 मोल को आप 1 आयन से कंपेयर करके भी निकाल सकते हैं, एक ही बात निकलेगी। सुनिए फिर से क्या बात है, आपको कोई कह दे 1 मोल H प्लस, मैंने बोल दिया 1 H प्लस, ठीक है, 1 आयन ऑफ H प्लस। तो सबसे पहले तो भाई आपको चाहिए इसका इक्विवेलेंट वेट, कैसे निकालोगे, मोलर मास। इसके 1 मोल का मास 1 ग्राम होता है, ठीक है, 1 ग्राम, ठीक है। अब ये आयन है तो आयन का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं, जितना चार्ज होता है आयन पे, कितना आ गया 1, भाग कर दो बस, आ गया इक्विवेलेंट मास, कितना आ गया भाई 1, ठीक है। 1 आयन H प्लस का है तो बताओ 1 आयन H प्लस का मास कितना होगा, 1 AMU कह सकते हैं हम, अगर 1 आयन हो तो, ठीक है। चार्ज कितना है 1, अगेन 1 से 1 कैंसिल, कितना आ गया 1, तो वैलेंसी फैक्टर H का कितना होता है 1, नोट इट वेरी केयरफुली, ठीक, ओके। मैंने बोला आपको ऑक्सीजन का वैलेंसी फैक्टर बताइए, भाई ऑक्सीजन का मोलर मास, एटम का एटॉमिक मास हो गया 16। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, वैलेंसी फैक्टर, अगर किसी एलिमेंट का वैलेंसी फैक्टर निकाल रहे हैं तो उसकी वैलेंसी से भाग कर देना किसको, मोलर मास को। सुनिए फिर से क्या बात है, वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर किसी एलिमेंट के लिए होता है उसकी वैलेंसी डायरेक्ट, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 तो हाइड्रोजन का एन फैक्टर 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का एन फैक्टर 2, एल्यूमिनियम Al3+ आयन शो करता है तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, एल्यूमिनियम का एन फैक्टर 3। तो पहले आपको एन फैक्टर निकालना नेसेसरी है, वैलेंसी फैक्टर। फॉर एग्जांपल देखिए, अब मैग्नीशियम कितनी वैलेंसी शो करता है, 2 2+ चार्ज शो करता है, वैलेंसी एन फैक्टर 2।
सोडियम का +1 की फॉर्मेट में रहता है 1, एल्यूमिनियम का 3, ऑक्सीजन का कितना होता है वैलेंसी फैक्टर 2, हाइड्रोजन का कितना 1। क्या समझे? अगर हाइड्रोजन का वैलेंसी फैक्टर चाहिए तो हाइड्रोजन या तो एक इलेक्ट्रॉन ले ले या एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, स्टेबल हो जाए वो। देखो इलेक्ट्रॉनों के बेस पे स्टेबिलिटी गेन करवाने पर वैलेंसी फैक्टर वैलेंस करने की क्षमता आ रही है, दैट इज वैलेंसी फैक्टर। अब कोई इतने से रिएक्ट करे, अब सीधी सी बात है मैं बोल दूं मेरा कितना मास हाइड्रोजन के 1 ग्राम के साथ जुड़ेगा, दैट इज इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास, एक ही बात। मेरा कितना मास ऑक्सीजन के, वैलेंसी फैक्टर कितना ऑक्सीजन का 2, वैलेंसी फैक्टर कितना ऑक्सीजन का 2। अब अगर मैं इसके मोलर मास को किससे भाग करूं 2 से, तो कितना आ गया 8। 8 क्या है? इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, मेरा कितना मास ऑक्सीजन के 8 ग्राम के साथ जुड़ेगा, वो मेरा मास हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। ठीक है, आगे देखो एल्यूमिनियम का कितना होता है भाई मोलर मास 27 भाग में 3, कितना आ गया 9। 9 क्या है? इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना होता है 9। कैसे निकाला? एटॉमिक मास, मोलिक्यूल तो मोलिकुलर मास, एटम है तो एटॉमिक मास बाई वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर एल्यूमिनियम का 3 होता है, वैलेंसी जो है सिंपल। 27 है इसका क्या मोलर मास, 27 बाई में 3 कितना हो गया 9। 9 क्या हो गया इसका इक्विवेलेंट मास, नॉट इक्विवेलेंट बोला, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट, ये निकाल रहे हैं। तो उससे पहले आपको उसका वैलेंसी फैक्टर पता होना चाहिए। अब 9 ग्राम एल्यूमिनियम के साथ मेरा कितना मास जुड़े, वो मेरा क्या जाएगा इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास, किसी को भी कह सकते हो। मैग्नीशियम का मोलर मास, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है भाई 24 भाग में वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2, कितना आ गया 12। तो 12 ग्राम मैग्नीशियम के साथ मेरा जितना भी मास जुड़ेगा, जो मास जुड़ा है वही क्या है मेरा इक्विवेलेंट मास। समझ रहे हो? तो किसी से भी डिफाइन कर सकते हो चाहो तो इक्विवेलेंट मास एक प्रकार से वो रिलेटिव टर्म है जो हमें एक रिएक्शन के दौरान ये बताएगी कि इसका कितने के साथ जुड़ रहा है। अब रिएक्शंस में तो जुड़ना या हटना ही होता है, यानी ये इसमें से ये इसका कितना मास इसके कितने मास को डिस्प्लेस, किसके मास को डिस्प्लेस करे, मतलब हाइड्रोजन के कितने मास को, 1 ग्राम मास को डिस्प्लेस कर रहा है। मान लो मेरा कितना मास एक रिएक्शन में हाइड्रोजन के 1 ग्राम के मास को डिस्प्लेस कर दे या 1 ग्राम के मास को जोड़ ले, वही मेरा क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट मास। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, ऑक्सीजन कितना होगा इक्विवेलेंट मास 8, तो मैं कह दूं मेरा कितना मास 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जुड़े या मेरा कितना मास 8 ग्राम ऑक्सीजन को वहां से डिस्प्लेस कर दे, वो मेरा क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट मास। समझ में आया इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या होता है? जी मतलब एक प्रकार से ये रिलेटिवली कंसेप्ट जोड़ने में हेल्प कर रहा है रिएक्शन की, बड़ा बेसिक कंसेप्ट को लेके, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनों का बेस है यहाँ पे, सीधी सी बात है। वही कंजर्व रह रहे हैं यहाँ पे एटम के साथ, एटम तो कंजर्व है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, उसके ऊपर मॉडिफाई है आपका व्हाट लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। ठीक है, अब देखिए आगे ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट मास निकाल दिया, वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 2, सल्फर। ठीक है, अब ऑक्सीजन के तहत तुम कितने भी एलिमेंट आइटम लेके देखो, एक बार सुनो, मैंने ऑक्सीजन के 2 ले लिए, O2 का इक्विवेलेंट मास बताओ कितना होगा, एक ऑक्सीजन के एटम के हिसाब से निकाल लो, 2 के हिसाब से भी वही आएगा, 3 के हिसाब से भी वही आना है। कैसे? बोला अगर एक ऑक्सीजन देखो कितने होगा, टोटल मास कितना होगा 32। ठीक है, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी 2, 2 कितनी होगी 4 से भाग कर दो, पहले पढ़ा एक बार देखो, मैंने लिया O3 मोलर मास 48 हो गया। ठीक है, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, 3 ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 6 से भाग कर दो। यानी इक्विवेलेंट टर्म बड़ी क्या है कांस्टेंट है। ये क्या बताती है, किसी का भी एक इक्विवेलेंट हमेशा दूसरे के एक इक्विवेलेंट के साथ जुड़ता है, ये बात ध्यान रखना। क्या कोई भी सब्सटेंस ले लेना, इसका एक इक्विवेलेंट इसके एक इक्विवेलेंट के साथ जुड़ेगा, इस रिएक्शन में इसका भी एक इक्विवेलेंट इसके एक इक्विवेलेंट के साथ जुड़ेगा,
इसका एक इक्विवेलेंट इसके एक इक्विवेलेंट के साथ जुड़ता है, यानी कि हमेशा रिएक्शन लॉ ऑफ इक्विवेलेंट यही कहता है कि वन इक्विवेलेंट क्या है, दूसरे के साथ जुड़ता है, दूसरे एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के साथ एक एक इक्विवेलेंट की फॉर्मेट में ही जुड़ते हैं आपस में। इसी यही क्या है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। समझ में आ रही है? बिल्कुल। अब देखिए आप, यानी NB इंटू NF क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट। एक पार्टिकुलर रिएक्शन है उसके लिए ये चीज क्या रहेगी, कांस्टेंट। NBV और वैलेंसी फैक्टर जब आप कहीं दो की मल्टीप्लाई करेंगे, इक्विवेलेंट क्या है, कांस्टेंट है। इसका एक इक्विवेलेंट दूसरे इक्विवेलेंट के साथ जुड़ना है। अब एक क्या है, एक प्रकार से कांस्टेंट ही है। पहले पढ़ी बात, समझ जाओगे, कोई बात नहीं। अब देखिए भाई, सबसे पहले हम वैलेंसी फैक्टर निकालना देख लेते हैं। वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं, मतलब अगर कोई भी एलिमेंट है तो आप क्या करेंगे, उसके मास को, जो उसका 1 मोल का मास, उसको भाग कर देना उसकी वैलेंसी से, ठीक है, पर एटम के हिसाब से, ठीक है, ओके। अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें भी पर एटम के हिसाब से वैलेंसी आप कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैंने अभी किया ना, ऑक्सीजन के लिए 2, 1 की 2, 3 की कितनी, 6, ऐसे ही कैलकुलेट करनी। तो था हाइड्रोजन का हो गया। तो ये था भाई क्या, किसी भी एलिमेंट के लिए n फैक्टर निकालना। मोलर मास से भाग कर दो तो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा, फिर गिवन वेट को भाग कर दो इक्विवेलेंट मास से तो ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट आ जाएंगे, ठीक है। अगली बात, एसिड की बात करते हैं। देखिए एसिड यहाँ पे है, हाँ ये रहे एसिड। इनका जनरली आपसे वैलेंसी फैक्टर पूछ लेते हैं दोस्तों। बताइए, सुनिएगा, एसिड की होती है बेसिसिटी। एसिड की बेसिसिटी ही इसका वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर होती है। तो HCl, अब बेसिसिटी क्या होती है, एक एसिड कितने H+ देगा, वही क्या होती है उसकी बेसिसिटी। बताओ HCl कितने H+ देगा, एक H+ देता है, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया इसका, H2SO4 कितने देता है भाई, जितने H+ है कितने, 2, वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 2। H3PO4 3 H+ देता है, वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 3। H3PO3, यहाँ पे भी 3 है और इसमें भी H3PO2 में 3 है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा भाई। इनके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें केवल 2 H फ्री होते हैं, तो इसका वैलेंसी फैक्टर होता है 2, और इसके स्ट्रक्चर में केवल 1 H फ्री होता है, तो इसका क्या होता है वैलेंसी फैक्टर 1। कैसे, आप H3PO4 का स्ट्रक्चर बना लो, जैसे मैं H3PO3 का बना के दिखाता हूँ। P डबल बॉन्ड O, H3PO3 3 O के साथ H, ठीक है। ये तो हो गया H3PO4 का, ठीक है। इसमें क्या है, O के साथ H, जितने O के साथ H होते हैं वो सारे बाहर निकल जाते हैं, 1 2 3 चले जाएंगे। जब H3PO, तो 3H+ 3 वैलेंसी फैक्टर हो जाता है H3PO4 का। अब जब H3PO3 की बारी आती है तो एक ऑक्सीजन कम हो गया, तो एक H आपका P से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है जो आसानी से ब्रेक नहीं होता, तो H+ रिलीज होना बंद हो जाएगा। तो कितने H+ बाहर निकल सकते हैं, बस केवल ऑक्सीजन के साथ वाले ही। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आता है, 2। जब H3PO2 की बात आती है तो क्या होता है, एक ऑक्सीजन हट जाता है, 2 ऑक्सीजन रहते हैं, इसमें 2 H+, इन 2 H, ये तो 2 H तो निकलेंगे नहीं बाहर, P से टाइटली बाउंड हो जाते हैं, तो ये वाला H+ निकलेगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आता है, 1। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 H है तो इसका मतलब नहीं, 3 के साथ 3 है तो 2, 3 के साथ 2 है तो 1, 3 के साथ 4 है तो 3, मतलब H3PO4 ये फॉस्फोरस के ऑक्सिजन एसिड में ध्यान रखना, क्या ऑक्सीजन 4 हो तो 3, 2 हो तो 1, 3 हो तो 2, एक कम कर देना बस, इनके केस में याद रखना है तरीका। ठीक है सर। ये H3PO3 कैसा है भाई, ये ध्यान रखना भाई, ये H3 तो बिल्कुल भी नहीं देता, बल्कि एक्चुअल में तो ये सारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये तो क्या है प्रोटोनिक एसिड है जो H+ देते हैं, ये सॉल्यूशन में H+ देते हैं, ठीक है। ऑल आर प्रोटोनिक एसिड, ये जो आर क्या प्रोटोनिक एसिड जो सॉल्यूशन में H+ दे, ठीक है। लेकिन जो H3BO3 होता है बोरिक एसिड, ये तो क्या करता है OH- एक्सेप्ट करता है, फिर वाटर से H+ रिलीज करवाने में हेल्प करता है। एनसीईआरटी में क्लियर कट लिख रखा है।
जहाँ बोरिक एसिड ऑर्थोबोरिक एसिड पढ़ेंगे तो ये क्या करता है बच्चों, एक OH माइनस एक्सेप्ट कर लेता है और पानी से ही, मान लो वाटर है, उसको ब्रेक करके OH माइनस खुद ले लेगा, H प्लस यहाँ एसिड देने में हेल्प करता है। ये आपका अलग क्या होता है, मोनोबेसिक एसिड। इसका वैलेंसी फैक्टर भी कितना होता है 1। पूछ लेते हैं XNH3BO3 का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 1। ओके, ऐसे ही अगर मैं बात करूं बेस की बात कर ले तो भाई एसिड का हो गया, बेस की होती है एसिडिटी, ये कितने OH माइनस आयन देगा, इसे कहते हैं एसिडिटी, वही इसका क्या होता है वैलेंसी फैक्टर। जैसे भी KOH का ये एक OH माइनस देता है, वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 1, सिंपल। NaOH भी एक ही देता है तो वैलेंसी फैक्टर एक OH माइनस देगा, ये कितने देगा 2OH, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 2। बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने देगा, OH माइनस 2 देगा, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 2। NH4 कितने देता है 1, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 1। ऐसे निकाल लेंगे। अब इसका बताओ जरा, अब देख लिए भाई, देखिए कई बार वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलकर साल्ट बना लेते हैं, ठीक क्लियर। साल्ट आपको पता है कंप्लीटली आयनाइज होता है, साल्ट टूट जाता है किसमें, सॉलिड वाटर में, ठीक है। अब इनके केस में जो आयंस निकलते हैं, ठीक है, वो कितना चार्ज रखते हैं, या टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज एक आयन के ऊपर कितना है, एक मॉलिक्यूल में टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है। समटाइम्स इस तरीके से वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं। जैसे इसी केस में देखिए तो इसमें क्या है Na प्लस और SU3 माइनस, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाता है 1। बात करते हैं इसकी, कितना पॉजिटिव चार्ज है, 2 प्लस है और 2 ही माइनस है, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया इसका 2। NH3 की बात करेंगे, एक H प्लस को एक्सेप्ट कर लेता है, तो कई बार बेस को ऐसे भी देख लेते हैं H प्लस कितने एक्सेप्ट कर रहा है, वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 1। ये एसिड है ऑक्सैलिक एसिड, 2 H प्लस रिलीज करता है, तो वैलेंसी फैक्टर कितना होता है। तो इस तरीके से आप एसिड और बेस का क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। वैलेंसी फैक्टर निकालते ही आ गया वैलेंसी फैक्टर, क्या करना है मोलर मास, तो ट्राई करके देखें कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए मैंने कहा KOH का NaOH का ले लो, 23 और 39 40, मोलर मास कितना हो गया 40, आ गया मोलर मास 40। इक्विवेलेंट वेट निकालना है हमें, भाग कर दो किससे, वैलेंसी फैक्टर कितना है NaOH का वैलेंसी फैक्टर 1, आ गया 40 ही आ गया। बात करते हैं H2SO4 की, H2SO4 का मोलर मास कितना होता है 98, वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, कितना हो गया 49। ऐसे ही H3PO4 की 31, फॉस्फोरस 31, 34 और 64, 16 चौके 64, 34 64, अगेन कितना आ रहा है 98 ही आ रहा है, 64 और 34, ठीक है। अब वैलेंसी फैक्टर कितने 3 H प्लस 3, अब भाई में कितना हो जाए 3, तो H3PO4 का जो इक्विवेलेंट वेट है दैट इज व्हाट 98/3, और H2SO4 कितना है 98/2। सुनता ये बात भी पूछ लेते हैं कई बार, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, तो इनका मास कैलकुलेट कर लेना, वैलेंसी फैक्टर आ ही गया है, भाग कर देना, सबका निकाल सकते हो, ठीक है। अमोनिया कितना होता है 17, 14 3 17 पाई वीक 17 आ गया, ठीक है, दैट्स ऑल। तो इस तरीके से कुछ कंपाउंड्स के आपने क्या वैलेंसी फैक्टर, एलिमेंट्स के वैलेंसी फैक्टर बता दिए। आयरन Fe2 प्लस में है, बताइए इसका इक्विवेलेंट मास, आयरन का कितना होता है मोलर मास 56, भाग में कितना कर देंगे 2। मतलब आयरन Fe3 प्लस में है तो Fe2 प्लस के लिए हो गया, आयरन Fe3 प्लस में है कैसे निकालेंगे, मतलब आयरन का मोलर मास 56, भाग में आयरन जितना चार्ज हो उससे भाग कर दो 3, आ गया वैलेंसी फैक्टर, ठीक। तो एक बार होप सो आप पर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, क्लिक द स्क्रीनशॉट, गुड। देखिए अब यहाँ पे कुछ बातें, देखिए कई बार आप लोगों से जो K2Cr2O7 और KMnO4 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, उनका भी वैलेंसी फैक्टर पूछ लेते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट मास पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई हम पढ़ेंगे फाइनली, जैसे देखिए हमारा एलिमेंट का हो गया, एसिड का हो गया, बेस का हो गया, आयन बता दिया, आयन इतना चार्ज मैंने कह दिया, बताओ O2 माइनस का बताओ वैलेंसी फैक्टर, कुछ नहीं करना आपको, 16 भाग में 2 आ गया।
कैल्शियम 2+ का बताओ, कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है 40, भाग में 2 20 आ गया। सोडियम का Na+ का बताओ, सोडियम का एटॉमिक मास 23 भाग में 1, मैग्नीशियम का 24 भाग में 2 12, ऑक्सीजन का तो हो गया, ठीक है। मान लो मैं कह दूं O2 2- का बताओ, अब ध्यान देना 32 भाग में 2, ये ध्यान दो, ये भी ध्यान रखो, यही है दे रखा है तो यानी एक्चुअल में क्या है, समटाइम्स मेन बेसिक है इसका इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज होना, कितने हो रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने लिए दिए जा रहे हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे हम ये देखते हैं स्पेशली इन केस ऑफ, मैंने बात कर ली भैया आपके पोटासियम परमैंगनेट की, 3 केस आते हैं बच्चों, KMnO4 के कितने केस आते हैं, 3 केस। तीनों केस हम पूछते हैं, बोला पहले आप लोग बताइए, बन्ना से याद करेंगे, बेसिक मीडियम में बताइए, किससे बताइए, बेसिक मीडियम बी। मतलब बेसिक मीडियम में क्या होता है, मतलब KMnO4 बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपने बेसिक मीडियम की बात की तो ये कन्वर्ट होता है Mn+6 में, बेसिक मीडियम में। सुनिएगा, यहां पे सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना मैग्नीज की, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2, 4 पे हो जाएगा -8, पोटासियम पे होता है +1। ओवरऑल पहले न्यूट्रल दिख रहा है हमें, चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल है, तो ये बताओ +1 और -8 न्यूट्रल कैसे होंगे, +7 जोड़ दे, जितने प्लस होंगे उतने माइनस होंगे, तभी तो न्यूट्रल था। देखो जब ये नहीं थे तो न्यूट्रल, ऑक्सीजन स्टेट निकालने बड़ा आसान सा तरीका, इसी के अंदर निकल जाएगी। क्या करना है, प्लस माइनस बैलेंस कर देना, तो इसका कितना आया टोटल चार्ज -8, पोटासियम में बताया है +1, कैसे, सारे अल्कली मेटल +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल +2, सारे हैलोजन -1, नोट इट केयरफुल, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट नोबल गैसेस की 0, ठीक है। ये देखो -8 ये कितना, +1 कितना भैया, -8 में से +1 के कितना, -7 बचा, तो कितना कर दे +7, सीधा आंसर जल्दी आ जाएगा, फिनिश। बेसिक मीडियम में KMnO हो जाता है Mn+6 में कन्वर्ट होता है, ये याद रखो बस तुम। तो एंसीलेटर कितना हो गया, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितने से चेंज हो रहा है, +7 से +6 1, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, नोट इट वेरी केयरफुली। और ये भी ध्यान रखना, पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं। देखिए K+ और O4 का तो चेंज ही नहीं होता ऑक्सीडेशन नंबर, मैग्नीज के कंसेप्ट के हिसाब से देखते हैं एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम मान लो OH- आयन हो तो, ठीक है। यही इसी KMnO4 का जब आप न्यूट्रल मीडियम में देखते हैं, किसमें देखते हैं भाई, न्यूट्रल मीडियम, किसमें देखते हो आप, न्यूट्रल मीडियम। जब आप KMnO4 को न्यूट्रल मीडियम में लेते हैं, यही KMnO4 कन्वर्ट होता है Mn4+ में। अब ये MnO2 बनाता है, कुछ भी बनाओ, Mn4+ बनेगा, ठीक है। तो +7 से किसमें बदलेगा, +4 में। बताइए ऑक्सीडेशन नंबर कितने से कम हो गया, एक ही आयन है यहाँ पे 3 से, कितने से कम हो गया 3 से। तो न्यूट्रल मीडियम में इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 3। एसिडिक मीडियम की बात करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है Mn2+ में, यानी 5 इलेक्ट्रॉन लेता है। अगर देखिए यहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन लेके, यहाँ रिडक्शन हो रहा है 3 इलेक्ट्रॉन लेके, और यहाँ रिडक्शन हो रहा है 5 इलेक्ट्रॉन लेके, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 5। इतने इलेक्ट्रॉन लिए वैलेंसी फैक्टर 5, इसने लिए 3, तभी तो +7 से +4 में बदला, +7 से +6 में बदला, 1 इलेक्ट्रॉन लिया वैलेंसी फैक्टर 1, +7 से +4 में बदला, 3 इलेक्ट्रॉन लिए वैलेंसी फैक्टर 3, +7 से 5 इलेक्ट्रॉन लिए +2 में बदला वैलेंसी फैक्टर 5। याद रहेगा तरीका, बड़ा आसान से याद कर सकते हैं आप। देखिए BNA, बिगड़ी मेरी बना दे बना दे बना दे बना दे, ठीक है। और स्टार्टिंग 1 3 5 मैं तो करूंगा 1 3 5, 135 सबसे छोटा नंबर बन गया ना, बना दे से याद कर ले, सबसे छोटा नंबर बना दे, बन गया 135, ठीक है। कीजिए जरा जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका उतारिए, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं इतने इनकी वॉइस को रोक के आता हूँ। यही बात है दोस्तों कि सीधी सी बात कि कहीं पे मेन कंसेप्ट इक्विवेलेंट वेट का कहाँ आ रहा है, इक्विवेलेंट वेट का, एन फैक्टर का, भाई इलेक्ट्रॉनों पे आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट,
रिएक्शन में देखना कितने से इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, कितने से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, बराबरी होंगे। ठीक, वही होता है क्या, वैलेंसी फैक्टर उस रिएक्शन का। ठीक है, अब ये आप यहां से समझ लो, बेसिक एग्जांपल बार बार पूछते हैं क्वेश्चंस, अब की बार भी नीट में पूछा गया था 2022। ठीक है, तो सीधी सी बात है भाई, क्या मैग्नीज कहां से कहां जा रहा है ये आप कैलकुलेट कर रहे हैं, रिएक्शन को देख के भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही K2Cr2O7 भी ये +6 से देखना, इसकी क्या खास बात है। मैंने बोला K2Cr2O7 जनरली भी Cr3 बनाता है। बताओ ऑक्सीडेशन नंबर, हमें पता है, यहां से निकाला आपने, ये कितना हो गया -14, 7 ठीक है, +2 तो कितना रह गया, +12, 2 है तो +6, तो +6 से कितने में जा रहा है, +3 तो 3 आ गया। नहीं, ध्यान रखना कितने से इलेक्ट्रॉनों का लॉस हुआ है, बोला एक मॉलिक्यूल में कितने, टोटल कितने इलेक्ट्रॉनों से लॉस हुआ है। देखिए गेन हुआ है, सच्ची यहाँ पे गेन हो रहा है ना। पहले आप इसको या तो बैलेंस करना चाहो तो कर सकते हो, वरना जरूरी नहीं, अब कर लो। बोला अगर यहाँ पे 1 के ऊपर +6 है ना, तो 1 +6 से +3 में जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन लिए। ठीक, 2 आयन जाएंगे तो 1 3 ले रहा है, 2 6, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हुआ इसका, 6। ध्यान रखना एक मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम से ऑक्सीजन स्टेट में चेंज अप आ रहा है, या एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कितने दे रहा है, या रिएक्शन में ओवरऑल रिएक्शन के हिसाब से देख सकते हो। इक्विवेलेंट वेट एन फैक्टर वैलेंसी फैक्टर से आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना, वैलेंसी फैक्टर निकालना आ गया। ठीक, अभी कुछ कॉम्बो रिएक्शन का भी देखेंगे भी आगे, एक बार तो बस इतना सही, वीडियो वैसे काफी लंबी हो चुकी है। तो वैलेंसी फैक्टर ठीक है, निकाल लेंगे आप ऐसे रिएक्शंस के बेस पे, कितने से इलेक्ट्रॉनों का चेंज अप आ रहा है, बस समाप्त। वैलेंसी देख लेना, एसिड बेस, एसिडिटी बेसिसिटी देख लेना, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लेना कितने टेक पार्ट कर रहे हैं रिएक्शन में। ठीक, 1 करा तो 1 हो जाएगा, 2 करे 2, 3 करे 3, 11 करो 11, 15 करो 15, दैट्स ऑल। ठीक, अब मुझे आपको एक बार इक्विवेलेंट का कंसेप्ट बताना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वो देखिए जरा, बट इट विल बी क्वेश्चन। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है, 2 लॉज है, फैराडेज का फर्स्ट लॉ और फैराडे का सेकंड लॉ। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है, बोला जब आप वेट डिपॉजिटेड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास के, जो हमें ये बताता है फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है दोस्तों, फैराडेज फर्स्ट लॉ फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये भी ध्यान रखना क्योंकि फिजिक्स में भी तो है ना। ये क्या कहता है, ये कहता है कि किसी भी जगह वेट ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिटेड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। तो वेट डायरेक्टली टाउ के डेट इज इक्वल जेड इनटू में क्यू, जेड इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है इक्विवेलेंट वेट बाई में 96,500 गुना। ये ध्यान रखना। अब ये कहां से है, गोर्फ पाइप, देखिएगा मैंने बोला मेरे पास एल्यूमिनियम 3+ का 1 मोल है, बताइए कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिएगी। देखो अगर एक Al3+ है तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन Al डालने के लिए। एक आयन है केवल 1 आयन, 1 आयन Al3+ का 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक एल्यूमिनियम का एटम बना लेगा। ठीक, एक आयन की बजाय 1 मोल आयन हो तो मुझे कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर 1 फैराडे चार्ज होता है, 96,500 कूलम है ना। और जब आप 6 × 10⁻23 को 1.6 × 10⁻19 से गुणा करेंगे तो करीब करीब 96,400 समथिंग आता है, 96,500 मान लेते हैं, 87 के आसपास आता है, 687 के आसपास, 96,500 मान लेते हैं उसको। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1 फैराडे, 3 मोल पे कितना हो जाए, 3 फैराडे होगा कि नहीं। ठीक है, तो बताइए
3 फैराडे पास करने पे कितने एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा? 27 ग्राम 1 मोल। देखिएगा, यानी अगर आप 3 फैराडे पास करते हो तो कितना एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता है? 27 ग्राम। बताओ 1 फैराडे पास करोगे तो देखो 3 से 27, ठीक है, इसको मैं 3 से भाग कर दिया तो 1 मिल गया मुझे, 3 को मैं 3 से भाग करूँ 1 मिल गया, तो इसको भी 3 से भाग कर दो, कितना मिल जाएगा? 9। 1 फैराडे पास करने पे जितना आयन या सब्सटेंस डिपॉजिट होता है वो क्या होता है? उसका इक्विवेलेंट वेट। ये डायरेक्ट आ रहा है यहां से वैलेंसी फैक्टर आपका ये शो कर रहा है 3, दिख रहे हो? यही फैक्टर जो नीचे आ रहा है ये वैलेंसी फैक्टर है, मोलर मास बाई एन वैलेंसी फैक्टर। ऐसे ही मैं कह दूं, मुझे देखिए एक बार, मैग्नीशियम 2+ को 1 मोल मैग्नीशियम 2+ है तो 2 फैराडे चाहिए। देखिए यहां से समझ लो सीधी बात, 3 मोल इलेक्ट्रॉनों पे 3 फैराडे, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पे 1 फैराडे, ठीक। 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पे 1 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको कम से कम। मोल हो 1 आयन है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल आयन है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज 2 फैराडे हो जाएगा, ठीक है। अब 2 फैराडे चाहिए कितने के लिए? 1 मोल 24 ग्राम के लिए, 2 फैराडे। 1 फैराडे से कितना डिपॉजिट होगा? 24/2 12 ग्राम। ये 12 ही क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट। देख लो 24, तो यहां से भी निकाल सकते हो, ठीक है। यानी मेन कंसेप्ट क्या है इक्विवेलेंट वेट का? इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट लगाइए, ये इक्विवेलेंट क्या होते हैं? 1 इक्विवेलेंट इसका 1 इक्विवेलेंट इसके बराबर होता है रिएक्शन के दौरान। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट कांस्टेंट होते हैं, कह सकते हैं आप। दिस वाज अबाउट इक्विवेलेंट कंसेप्ट, जो कि आपका मोलैरिटी नॉर्मैलिटी में इस्तेमाल होता है और आपकी इस तरीके से काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। होप सो गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को पसंद कीजिए, मतलब लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। नीट 2023 आ रहा है भाई, आपके लिए है। डाउट आए वो पूछिए। हैप्पी रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।